बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज मी तैमूर हसन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कैट 2024 जो कि 11 मार्च को हुआ है। 11 बजे से लेके 1 बजे की शिफ्ट के अंदर ये टेस्ट हुआ है। इसके कंप्लीट 30 एमसीक्यूज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं और इन एमसीक्यूज की बेसिस पे जो 12 मार्च को 13 मार्च को ऑनवर्ड जितने आगे आपके ई कैट आ रहे हैं उसकी हम प्रिडिक्शन करेंगे कि किन किन एरियाज को आप लोगों ने हिट करना है, कौन से एरियाज कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट आपका पड़ जाएगा ना जो एमसीक्यूज होंगे। क्योंकि अभी जो इससे पहले वाली शिफ्ट थी उसके अंदर जो एमसीक्यूज आए थे वो काफी रिपीट हुए हैं, वो काफी कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, वो काफी टॉपिक्स रिपीट हुए हैं जो कि 11 से 1 बजे की शिफ्ट के अंदर आए हैं। तो काफी चांसेस हैं कि ये रिपीट हुए एमसीक्यूज एज इट इज एमसीक्यूज भी रिपीट हो रहे हैं। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट वॉच कर लेना है और जो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उनको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। तो ई कैट के अंदर आप लोगों को पता ही है केमिस्ट्री के टोटल 30 एमसीक्यूज आते हैं। तो इसी तरह आज भी 11 से 1 के दरमियान जो टेस्ट हुआ उसमें 30 एमसीक्यूज थे। अब यहाँ पे इसकी डिवीजन देख लें, एक आप लोगों के पास आ जाती है 11 केमिस्ट्री और एक आप लोगों के पास 12 केमिस्ट्री है। अब 11 केमिस्ट्री में से जो टोटल एमसीक्यूज थे वो टोटल 12 एमसीक्यूज थे। अब वो 12 कौन कौन से थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 12 टोटल एमसीक्यूज थे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब अब रैंडम होते हैं उनकी नंबरिंग चेंज हो सकती है, यहाँ पे हम अपने मुताबिक नंबरिंग करने लगे हैं। जो क्वेश्चन 1 है वो कर लेते हैं हमारे पास के उसने पूछा हुआ था, डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए थे। हैबर प्रोसेस था, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन थी, तो उसने पूछा हुआ था इनको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल आप लोगों ने देख लेनी है और इसी तरह आप लोगों ने एक्सोथर्मिक की भी देख लेनी है। अब इसके अलावा एक और एंडोथर्मिक में से क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उसने पूछा हुआ था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा था। तो एक तो आप लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से देख लेना है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, और दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने देख लेना है एंडोथर्मिक की। तो ये दो एमसीक्यूज थे इस तरह करके। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वो था हमारे पास बॉयल्स लॉ के अंदर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे कुछ बेसिक भी चीजें वो पूछ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने हमें पहले वॉल्यूम दिया हुआ था और एक स्पेसिफिक प्रेशर था, फिर उन्होंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डेफिनेटली डिक्रीज हो जाना है। तो इस तरह करके एक रिलेशन था हमारे पास V इनवर्सली टू P, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। बेसिकली बॉयल्स लॉ के अंदर से आया हुआ था। अब चार्ल्स लॉ के अंदर से दो तरह के एमसीक्यूज थे। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे पास उसने इसी तरह कैलकुलेशन टाइप का पूछा हुआ था और उसके अंदर भी लॉजिक ये यूज हो रही थी। अब चार्ल्स लॉ होता क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गिवन टेम्परेचर के बाय कीपिंग प्रेशर एवोगाड्रोस नंबर जो है वो कांस्टेंट रखते हुए। तो ये एक तो कैलकुलेशन टाइप का आ गया था चार्ल्स लॉ के अंदर से, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वो उसने ग्राफ के अंदर से पूछा हुआ था। अब मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि एक्सेप्शंस आप लोगों ने देखनी है, एक्सेप्शंस में से पूछा जाता है। अब इसका ग्राफ यहाँ पे देखें तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही होती है और इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो ये टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन इस तरह से आए हुए थे। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास और क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था कि आइडेंटिफाई करें कि आयोनिक सॉलिड कौन सा है। नीचे उसने ऑप्शंस दिए हुए थे तो आयोनिक सॉलिड्स का, और इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे अब एक और चीज की प्रेडिक्शन है कि आयोनिक सॉलिड्स के साथ साथ आप लोगों ने जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनकी एग्जांपल देख लेनी है। इसी तरह आप लोगों ने कोवेलेंट सॉलिड्स की भी एग्जांपल देख लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी रिपीटेड वैसे भी ये टॉपिक रहा, इसमें से क्वेश्चंस प्रीवियस ई कैट के अंदर भी आते रहे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 था कि एल्यूमिना का ग्लो किस तरह होगा। ये आपके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डिस्कवरी के अंदर है। एल्यूमिना ग्लो आप लोगों ने बताना है। इस तरह टिन का ग्लो क्या होगा। तो ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाला टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से जो हमारे पास कैथोड रेस की डिस्कवरी वाला, सॉरी ऑसिलोस्कोप नहीं है, ये हमारे पास कैथोड रेस की डिस्कवरी वाला है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना, कैथोड रेस डिस्कवरी, जो कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस हैं, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, वो हमारे पास कॉमन आयन के रिलेटेड था। अब कॉमन आयन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कॉमन आयंस फॉर्मेशन होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। तो सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 भी, कि हमारे पास दो कंपाउंड उन्होंने दिए हुए थे और पूछा हुआ था कि अब इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। और आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना कि वो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कॉमन आयन कंसिस्ट करते हैं। तो कॉमन आयन वाले के अंदर आप लोगों ने एग्जांपल लाजमी तौर पे याद कर लेनी है। इन शॉर्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा किसके रिलेटेड था, कॉमन आयन की एग्जांपल में से था कि कॉमन आयन किन किन के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं और उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। दैट वाज अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर के अंदर अगर हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर
प्रॉपर करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा और एनोड किस तरह का होगा, उसी का सॉल्ट लिया जाता है और इसी का एनोड बनाया जाता है। कुछ इस तरह करके ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रिलेटेड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना, चैप्टर नंबर 10। तो वहां पे ये प्यूरिफिकेशन वाला हमारे पास आ जाता है, इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग आ गई थी इसी चैप्टर के अंदर से। अब बैलेंसिंग हमारे पास लेड की दी हुई थी, यानी लेड के कंपाउंड्स थे, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना। इन शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने जो एग्जांपल्स है ना बैलेंसिंग के रिलेटेड, उनको अच्छे तरीके से देख लेना और एज इट इज इसको याद रख लें। बैलेंस नहीं उधर करने लग जाना आप लोगों ने, अगर आपको याद है एज इट इज डायरेक्ट उसको रट्टा लगा लें तो ये ज्यादा आपको कंपेटेबल रहेगा, ठीक है। एज कंपेयर टू आप बैलेंसिंग के वहां पे रूल्स लगाने लग जाए तो काफी ज्यादा टाइम उस पर लग जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश की कंप्रीहेंशन है वो काफी ज्यादा आपको टाइम ले लेती है। उसका भी ट्रिक बताता हूं लेकिन किसी और वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बैलेंसिंग को डायरेक्ट आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास था, बैलेंसिंग इक्वेशन, लेकिन वो बैलेंसिंग इक्वेशन हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिलेटेड थे, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इवापोरेशन के अंदर से आया हुआ था कि एक पर्सन है फॉर एग्जांपल वो स्विमिंग कर रहा है, उसके बाद वो बाहर निकलता है तो उसको ठंडा महसूस होता है ड्यू टू इवापोरेशन, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट कर जाते हैं उस वजह से। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास इवापोरेशन का यूज हुआ था। तो ये हमारे पास टोटल 12 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 12 केमिस्ट्री को। तो ये तो था हमारे पास 11 केमिस्ट्री के रिलेटेड सारी चीजें। तो अब हम 12 केमिस्ट्री को देखते हैं। तो यहाँ पे दो मेजर पोर्शन आ जाते हैं, आपको पता ही है, एक इनऑर्गेनिक पोर्शन आ जाता है, एक हमारे पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक हमारे पास इनऑर्गेनिक आ जाता है पोर्शन और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक आ जाता है। इनऑर्गेनिक में से टोटल हमारे पास 6 नंबर ऑफ एमसीक्यूज थे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर से टोटल 12 एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के अंदर से 12 एमसीक्यूज और 12 भी आए हुए थे 11 में से, तो ये 24 और ये 6 इनऑर्गेनिक से तो 30 हमारे पास ऐसे कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक में से कौन कौन से आए हुए थे। तो हम अपनी नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो इसमें सबसे पहले तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला हमारे पास चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी हुई थी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना कि ऑर्डर कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एक आ गया था और 15 सिमिलर थे। एक हमारे पास आया हुआ था ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, ये पूछे हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लें। जैसे आप लोगों को मैंने सेशन के अंदर भी बताया हुआ है, जिन स्टूडेंट ने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ है कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में पूछा हुआ था कि क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं। तो एज इट इज आप लोगों ने इनको याद कर लेना। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 के अंदर चीजें आ जाते हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 वो हमारे पास था कि विच कैन नॉट बी होल्ड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। तो वो कौन सा ऐसा हमारे पास एलिमेंट होगा जिसको हाई रिएक्टिविटी की वजह से हम होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफरेंट हमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो आपने यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम रिलेशंस है वो लाजमी देख लेने हैं। तो रिएक्टिविटी आप लोगों ने देख लेनी है। यहाँ पे मैं आपको ग्रुप्स का मेंशन कर देता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ आप लोगों ने देख लेनी है, ग्रुप 1A की देख लेनी है, 2A की देख लेनी है और इसके बाद 7A की देख लेनी है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्टिविटीज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये जो मैं आपको ग्रुप्स मेंशन कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद 7A, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम की रिलेटेड चीजें पूछी हुई हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे कौन है, एक्सट्रीम अप, एक्सट्रीम बिलो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में पूछा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था कि पूछा हुआ था कि इफ फॉर आयोनिक बॉन्ड एट लीस्ट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी 1.7। तो आपको पता ही है 1.7 या इससे ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस, तभी हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दैट विल बी आयोनिक बॉन्ड, राइट। इससे कम है तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बन सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 6 एमसीक्यूज फ्रॉम इनऑर्गेनिक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक पोर्शन आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
और जितने भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बिल्कुल 100% आप लोगों को हमने अपने सेशन के अंदर कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन भी करवाई हुई है, और बार बार ना सिर्फ प्रिपरेशन करवाई, बार बार इनको रिपीट भी करवाया हुआ है कि ये आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एक्सपेक्टेड है। तो उसी तरह बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली ये टेस्ट आ रहे हैं ई-कैट के भी, जिस तरह हम आप लोगों को अपने सेशंस के अंदर प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। इसमें सबसे पहले था कि एन हेप्टेन को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा बेंजीन के अंदर। तो ये कन्वर्जन थी और इस कन्वर्जन में हमसे कैटलिस्ट पूछे हुए थे कि एन हेप्टेन टू बेंजीन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट, और अब ये ऐसे भी तो आ सकता है कि एन हेप्टेन से वो पूछे कि अगर हम इसको कैटलिस्ट ये वाले प्रोवाइड कर दें, सारे कैटलिस्ट मेंशन करते हैं, और आपसे पूछे कि ये कैसे बेंजीन में, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो आप लोगों ने अब दो तरीकों से याद रखना है। एक तो कन्वर्जन देखनी है कि एन हेप्टेन अगर इस कैटलिस्ट के साथ मैच करेगा तो फॉर्मेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगी। और दूसरा आपने ये भी याद रख लेना है कि अगर हम इस एन हेप्टेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैटलिस्ट कैसे होने चाहिए। तो डिफरेंट वेरिएशन से पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 20 और क्वेश्चन नंबर 21 था, दैट वाज फ्रॉम आइसोमेरिज्म टॉपिक। एक तो मेटामेरिज्म में से आया हुआ था, मेटामर्स के बारे में पूछा हुआ था। बेसिकली दो कंपाउंड थे, वो एग्जांपल उन्होंने दी हुई थी। तो मेटामेरिज्म की आप लोगों ने एग्जांपल देख लेनी है, ना सिर्फ इसकी एग्जांपल देख लेनी है, साथ पोजिशनल की भी एग्जांपल देख लें आप लोग, और साथ में आप लोग टोटोमेरिज्म की भी एग्जांपल देख लें। 21 भी हमारे पास आइसोमेरिज्म में था, दैट वाज फ्रॉम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो ये हमारे पास आयुपैक नेम पूछा हुआ था। जैसे मैंने आपको अपने सेशन के अंदर, हमारे सेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि जो आयुपैक नेम है वो आप लोगों ने याद रखना है। मैंने आपको टोटल 6 आयुपैक नेम लिख के दिए थे, कॉमन नेम भी आयुपैक नेम। तो देखें उसमें से ही पूछा हुआ था, दैट वाज टॉर्टेरिक एसिड। टॉर्टेरिक एसिड के बारे में पूछा हुआ था कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो उसको आप लोगों ने देख लेना है। इसमें से कंफर्म चांसेस होते हैं कि एमसीक्यूज आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो वो कैटालिटिक क्रैकिंग में से आया हुआ था। उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कैटालिटिक क्रैकिंग वाला, तो इसको भी आप लोगों ने एक दफा लाजमी तौर पे पढ़ लेना। और ये भी बड़ा रिपीटेड है, ये टॉर्टेरिक एसिड वाला, यानी ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैटालिटिक जो हमारे पास क्रैकिंग आ जाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 24 था वो हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से था। तो एग्जाम्पल ऑफ एसएन रिएक्शंस को भी आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। तो बाकी हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास पूछा हुआ था फाइनल प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आपको साथ साथ बताते भी रहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट्स आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे आप लोगों को रिएक्टेंट दे देते हैं कि ये वाले रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनने वाली हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 इसके रिलेटेड था। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है ये भी हमारे पास बिल्कुल सिमिलर थे। यानी क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर भी फाइनल प्रोडक्ट पूछा हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर भी हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा हुआ था, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह का। इस तरह करके आगे रिएक्शंस हमारे पास गिवन थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28, 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये तीनों हमारे पास कलर के रिलेटेड पूछा हुआ था। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, जितने भी प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर, उन प्रेसिपिटेट्स के फार्मूलाज याद रखें या ना रखें, उनके कलर्स लाजमी तौर पर याद रख लें, ठीक है। कलर्स आप लोग याद रख लें, एक तो जिनके कलर्स हैं और जो कलरलेस होते हैं वो भी आप लोग लाजमी तौर पे कंपाउंड्स याद रख लें, ठीक है। तो ये भी कलर के रिलेटेड था, कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में पूछा हुआ था। ये भी हमारे पास कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स के बारे में पूछा हुआ था, और यहाँ पे भी हमारे पास कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स के बारे में पूछा हुआ था। सो दीज आर कंप्लीट 30 एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के 11 मार्च 11 बजे से लेके जो 1 बजे तक आपका ई कैट हुआ है उसके अंदर एमसीक्यूज आए हुए थे। अब यहाँ पे देख लें आप लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं। जिन लोगों का अब कल टेस्ट होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, या उससे अगले दिन होने वाला है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो सेम टॉपिक्स को आप लोगों ने लाजमी तौर पे रीड करना है, सेम टॉपिक्स को, ठीक है। इसको आप लोग लाजमी तौर पे रीड कर लें। इसके बाद आप लोग यहाँ पे वीडियोस के अंदर जाएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम चैनल, इसकी वीडियोस के अंदर जाएं, अब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स को मेंशन कर रखा है फॉर ई कैट, उसको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने एक दफा ओवरव्यू उसका भी कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपका ई कैट बहुत अच्छा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों का ई कैट कैसा हो रहा है और आपके लिए ये जो सारी वीडियोस लेके आ रही हैं कितनी हेल्पफुल हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।